मेरे साथ बेहद खास मेहमान राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आपका स्वागत है राघव। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने थके हुए हैं? बिल्कुल नहीं थके हुए। हालांकि रोज सुबह से शाम तक चुनाव प्रचार में लगे हैं, जनसभाओं से लेकर रोड शोज कर रहे हैं। बीच में समय निकाल कर आप जब भी बुलाते हैं इंटरव्यूज के लिए वहां पर भी पहुंचते हैं। तो चुनाव जब किसी राजनीतिक दल को ये लग रहा हो कि वो जीत रहा है तो फिर चुनाव इंजॉय किया जाता है, उसमें थकान नहीं होती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, चाहे वो हमारे पंजाब का 2022 का चुनाव हो या दिल्ली का 2020 का चुनाव। तो एक आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरे हुए हैं और लग रहा है कि जरूर इस बार भी दिल्ली की जनता आशीर्वाद देगी। एक बात जो इन चुनावों में देखने में आ रही है, जो पिछले चुनावों में नहीं आई, वो ये है कि एक जो बहुत मजबूत ब्रांड था, ब्रांड केजरीवाल, उसको इस बार कुछ धक्के लगे हैं और कुछ वो कमज़ोर होता दिख रहा है। और इसी वजह से शायद जो विपक्षी हैं वो बहुत उम्मीद से हैं। अब देखिए, ब्रांड केजरीवाल कोई पीआर के जरिए या कोई अफवाहों या प्रोपेगेंडा के जरिए बना हुआ ब्रांड नहीं। ब्रांड केजरीवाल इस देश की आवाम की उम्मीदों से बना हुआ, भरोसे पे टिका हुआ एक ब्रांड है। और वो केवल एक शख्स के अराउंड ब्रांड भी नहीं कहूंगा मैं, वो एक नए प्रकार की जो राजनीति है, उस राजनीति को, उस एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं रेखांकित करता है और उसका एम्बॉडीमेंट है। इस ब्रांड को आप अगर कहें कि कमजोर हो गया है तो फिर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली में आकर चुनाव प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? अगर ये ब्रांड कमजोर हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को इतना चुनाव में ताकत झोंकने की क्या आवश्यकता पड़ी? और अगर ये ब्रांड वास्तव में कमजोर हो गया है तो फिर तो बीजेपी को अपनी विजय सुनिश्चित मान ही लेनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इस चुनाव में जनता का प्यार, आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल में भरोसा मिलता नजर आ रहा है, मुझे ये कहने में रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस ब्रांड की मैंने बात करी और कहा ये एक नए प्रकार की राजनीति को रेखांकित करता है। आप रिवाइंड करिए, आज से पहले कब दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे चुनाव हुआ करता था, या देश में किस बुनियादी सुविधा को लेकर देश में कोई चुनाव हुआ? ये तो जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तब से ही बुनियादी मुद्दों को लेकर राजनीति शुरू हुई और उसके इर्द गिर्द चुनावी राजनीति भी शुरू हुई। वोटों का पड़ना या ना पड़ना इससे निर्धारित होने लगा। तो मुझे लगता है ये एक नए प्रकार की राजनीति लेकर जो आम आदमी पार्टी आई है, ये उसका ब्रांड है और ये कमजोर नहीं, ये बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर अब पंजाब तक पहुंच गया है। एक ये जो सवाल है कि एलजी साहब हम देख रहे हैं कि लगातार रोड़ा लगाते हैं, रोड़ा बनते हैं आपके काम में, काम करने की कोशिश में। तो वो तो अभी भी रहेंगे, आप जीत भी गए तो भी रहेंगे। तो आम मतदाता आपको क्यों वोट दे? क्योंकि आप काम करने की कोशिश भी करेंगे तो भी एक रोड ब्लॉक सामने लगा हुआ है। देखिए, बीते 10 सालों में जनहित का कोई भी कार्य, कोई भी संकल्प जो आम आदमी पार्टी ने लिया उसे पूरा किया। कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स, मैं कहूं कई प्रकार की परेशानियां एक सरकार को चलाने में समय समय पर आती हैं। कई बार वो राज्यपाल या उपराज्यपाल के माध्यम से होती हैं, कई बार वो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के इंटरफेयर या उनके टिप्पणी से या जजमेंट से होती है। कहीं ना कहीं माहौल ऐसा होता है कि सरकारें ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि आपकी नीयत काम करने की है कि नहीं है और आप अल्टीमेटली जैसे तैसे डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है बीते 10 सालों में चाहे जितनी भी परेशानियां, जितने भी हमारे राह में कांटे आए हों, हमने वो सारे कांटे सहे और जनता को जो डिलीवरी देनी थी वो डिलीवरी देने का काम किया। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, परेशानियां हमारे रास्ते में बहुत आई, पर क्या मुफ्त बिजली मिलना बंद हो गई? क्या मुफ्त पानी मिलना बंद हो गया? क्या आज महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा नहीं मिलती है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं मिलती है? क्या स्कूल अच्छे विश्व स्तरीय
लेवल के बने कि नहीं बने, क्या हमारे मोहल्ला क्लिनिक आलीशान चलते हैं कि नहीं चलते हैं, क्या अस्पतालों में इलाज होता है कि नहीं होता है। ये लगातार जो बुनियादी चीजें थी, जो हमारे कोर फिलॉसफी थी एक कल्याणकारी सूबे की, एक वेलफेयर स्टेट की, वो हमने पूरी करी। मुझे लगता है कि वो कान को ऐसे पकड़िए वैसे पकड़िए, हमें काम कराना आता है, हम काम करा लेंगे। चलिए, ये बताइए कि एक जो बड़ी बात है जो इन चुनावों में देखी जा रही है और हरियाणा में और खासतौर पर महाराष्ट्र में ये बात देखी गई कि किस तरीके से जिसको लोग फ्रीबीज कहते हैं, प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कहते हैं, क्या ये दौर है भारतीय राजनीति में जब केंद्र में है फ्रीबीज? देखिए, मैं इस कथन से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता और उसका कारण है, मेरी अपनी ये फिलॉसफी है, मेरा अपना ये मानना है। और भारत का संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 38 में ये बात कहता है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। हम एक कल्याणकारी राज्य हैं, यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जनता के लिए, उसके कल्याण के लिए वेलफेयर पॉलिसीज लाती रहे। अब आप 100 रुपए कमाते हैं, अगर फर्ज करिए एक साल में, तो उसमें से 30 रुपए इनकम टैक्स में जाते हैं, आपको भरना पड़ता है इनकम टैक्स। 15 से 20 रुपए कोई भी वस्तु खरीदेंगे उस पर जीएसटी लगता है, आपका वहां खर्च हो जाता है। 5 से 7 रुपए और जोड़ लीजिए तो आपका सेस, आपकी एक्साइज ड्यूटी, आपकी तमाम तरीके के वैट लगते हैं, उन चीजों में चला जाता है। यानी कि 100 रुपए में से 50 से 55 रुपए आपका सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है। यानी कि अगर आप 12 महीने काम करके 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 6 से 7 महीने तो आप सरकार की जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। अब जब आप सरकार को इतना पैसा देते हैं, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि आपको कुछ मूलभूत सुविधाएं दें? अगर सरकार एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए किसी को एक लिमिट तक बिजली, एक निर्धारित लिमिट तक पानी या अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ये मुझे लगता है ये सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, अपना काम कर रही है, उसका दायित्व बनता है। और आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, आप किसी यूरोपीय देश में चले जाइए, किसी विकसित देश की ओर देख लीजिए, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, इंटरनेट फ्री है, एजुकेशन फ्री है, तमाम तरीके की सुविधाएं सरकार देती है। और ये देश इसलिए विकसित बने क्योंकि ये तमाम चीजें फ्री देकर उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी हर राज्य को इस प्रकार की कल्याणकारी राजनीति और कल्याणकारी नीतियों को अपनाना चाहिए। और मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, हम लोग सांसद हैं, कोई मंत्री था भी मंच पे पहले आया था, कोई मुख्यमंत्री था, हम लोगों को तो 4-5 हजार यूनिट महीने की बिजली मुफ्त मिलती है, पानी मुफ्त मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, न जाने क्या क्या, हवाई यात्रा, रेल यात्रा मुफ्त मिलती है, न जाने क्या क्या चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर वही चीज जनता पर न्योछावर करी जाए तो उसे फ्रीबी कहकर देखा जाता, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और मैं इसकी तुलना करूंगा केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार क्या रेवड़ी, फ्रीबी या कल्याणकारी पॉलिसीज नहीं अपनाती? अब आप बताइए, इस देश में 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, क्या वो रेवड़ी नहीं है? गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? फर्टिलाइजर सब्सिडी के नाम पे किसानों को किफायती फर्टिलाइजर उपलब्ध किया जाता है, क्या वो रेवड़ी नहीं है? क्या मनरेगा के नाम पे गरीब मजदूर की जेब में जो पैसा डाला जाता है वो रेवड़ी नहीं है? तो ये आपको एक चश्मे से देख, कल्याणकारी सूबे के जो दायित्व होता है उस चश्मे से इन तमाम तरीके की जो वेलफेयर पॉलिसीज है उन्हें देखना चाहिए। जी हाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।